नमस्कार, हमारे ब्लॉग पे आपका स्वागत है और UP-TUSA सीरीज का ये अगला एपिसोड है। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि अपनी फैमिली स्टोरी के साथ साथ मैं अपने कुछ दोस्तों की स्टोरी भी शेयर करूँगा जो यूपी से हैं, USA में हैं और उनकी स्टोरी हमसे कहीं ज़्यादा इंस्पायरिंग है। बहुत सारे लोग हमारे चैनल पे अपना अमेरिका के चैनल से आए हैं, वो डॉक्टर रमेश चंद्रा को जानते होंगे जो अपना अमेरिका चलाते हैं। तो आज के एपिसोड में मैं डॉक्टर रमेश चंद्रा की पूरी स्टोरी कवर करने जा रहा हूं। आपने उनकी वीडियो ऑलरेडी देखी होगी, बहुत कुछ उनके बारे में जानते होंगे, बट ये वीडियो कंप्लीट कैरियर फोकस रहेगी, एजुकेशनल स्टोरी रहेगी और कैसे कैसे चीज़ों को उन्होंने अचीव किया और यहाँ तक सक्सेस पाए हैं। तो प्लीज़ पूरी स्टोरी देखिए और बहुत कुछ नई जानकारी इसमें आपको मिलेगी अगर उनका वीडियो आप देखें तो चलिए आपको मिलाता हूँ डॉक्टर रमेश चंद्रा से। मिलिए डॉक्टर रमेश चंद्रा। तो पहले ये बताइए कि आप अमेरिका में क्या करते हैं और अमेरिका में आपका काम क्या है? हाँ, सबसे पहले तो धन्यवाद आपको कि आपने हमको जो है थैंक यू वेरी मच बुलाया अपने चैनल पे और एक अलग सी अच्छी सी फीलिंग आती है। मैं जो है रिसर्च करता हूँ, ठीक है, और जिस पोस्ट का नाम है था उसका नाम है पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप। तो उस पोस्ट पे मैं आया था, ठीक है। फिर प्रमोशन होके मैं रिसर्च एसोसिएट बना, फिर उसके बाद जो है अब मैं डायरेक्टर हो गया हूँ कोर फैसिलिटी का। तो आपने पूछा मैं काम क्या करता हूँ, काम में रिसर्च है मेरा फुल टाइम। सो थोड़ा सा जो लोग साइंटिफिक नहीं हैं उनके लिए बताएंगे कि वो कोर फैसिलिटी काम क्या करती है और किस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। मुझे पता है बट एक पर्सन जो साइंस में नहीं है उसको कैसे आप बताएंगे? मैं एग्जैक्टली करता क्या हूँ, ठीक है। जीन थेरेपी, जैसे आपने सुना होगा कि कोई भी इलाज अगर जीन को से आप क्योर कर देते हैं उसको जीन थेरेपी बोलते हैं। सो एक एलोपैथिक, होम्योपैथिक और सारे ड्रग की से इलाज होता है और एक जीन के से इलाज होता है। जो तो जीन जो हम लोग के अंदर होता है अगर उसमें खराबी है, उसमें कुछ हम मैनिपुलेशन करके इलाज करें तो जीन थेरेपी होती है। तो ये वन ऑफ द एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो उस पर डॉक्टर रमेश चंद्रा काम करते हैं और उस चीज़ को बना के और बाकी सारे रिसर्च साइंटिस्ट जो यूनिवर्सिटी में उनको सप्लाई करते हैं। सो एक और दूसरी चीज़ पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि ये कोर फैसिलिटी इन्होंने बेसिक से खुद अपने ही शुरू किया है। अपने आइडिया जनरेट किया है, अपने बॉस के पास प्रपोजल दिया है, डिपार्टमेंट को प्रपोजल दिया है और स्पेस लेके उस फैसिलिटी को बनाया है। और इट्स लाइक ए बिग थिंग है कि नाउ ही इज सप्लाइंग ऑल दिस थिंग टू ऑल प्रोफेसर्स इन यूनिवर्सिटी, जिसको भी जो रिक्वायरमेंट इंटरनेशनल भी है, विदेश से ओके। सो बाकी बाहर भी जाता है, आउट ऑफ US। सो इट्स ए बिग थिंग। अभी मैं सिर्फ अकेला इंसान हूँ उसमें, उस कंपनी में। यस, मतलब झाड़ू पोछा कटका से लेकर के शिपिंग शॉपिंग। यस, सो व्हेन यू डू एनी स्टार्टअप और कोई भी बिजनेस आप शुरू करते हैं तो यू हैव टू डू लाइक रियली हार्ड वर्क टू मेक इट। और US में कोई भी चीज़ एक बड़ी यूनिवर्सिटी में खोलना इस लाइक उसको चालू करने से लेके और उसको वर्क करने तक लाना इस लाइक बिग थिंग है। तो डॉक्टर रमेश चंद्रा यहाँ पे अपनी फैमिली, वाइफ विभा के साथ और बच्चा है, एक इनका लड़का अर्नव और लड़की अन्या, और इनसे मिल चुके हैं, खेल रहे हैं उधर। हाँ, ये लोग सॉकर की क्लास है वहाँ पे खेल रहे हैं और काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है तो बच्चों के शेड्यूल से कट करके इनको मैं पकड़ा हूँ। तो इनकी सक्सेस स्टोरी जानने का आज मेरा मेन मोटो है। तो पहले तो बताइए परिवार में कौन कौन है? एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जो आपने सक्सेस जो शब्द यूज किया है, जो वर्ड है, इसे मैं ज्यादा वास्ता नहीं रखना चाहता। इनको सक्सेस से प्रॉब्लम है तो इसलिए सक्सेस के बारे में नहीं बात करेंगे, बट मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूँगा कि इनकी स्टोरी काफ़ी इंस्पायरिंग है। और जब मैंने अपने पापा को इनकी स्टोरी के बारे में बताया था कि यहाँ पे कैसे पहुँचे हैं,
तो मेरे पापा ने मुझे बोला था कि रमेश के कंपैरिजन में तुमने कुछ नहीं मेहनत किया है, तो मुझे लगा यस, तो इसलिए इनकी स्टोरी मुझे कवर करना ज़रूरी है। ये आपको इंस्पायरिंग नहीं लगेगी, मे भी हमें इंस्पायरिंग नहीं लगेगी, बट जैसे मेरे पापा ने बताया कि तुम रमेश के कंपैरिजन में मेहनत बहुत कम किए हो, ऐसे बहुत लोगों को ये स्टोरी इंस्पायर करेगी। और चलिए जानते हैं कि रियली सक्सेस और इंस्पायरिंग है या नहीं है। इसको देखने के लिए पूरी वीडियो देखिए। मेरा जिला पहले बनारस हुआ करता था, फिर बाद में बनारस के पास मेरा एक सिटी है। फैमिली में हमारे जो है 3 भाई हैं हमसे, हमारे 2 भाई हैं बड़े और मैं तीसरे नंबर से हूँ, और 3 मेरी छोटी बहनें हैं। ओके, 6 लोग हैं और मम्मी पापा हैं। तो हम यहाँ ये जानना चाहेंगे अब कि जो आपका क्लास 1 से 5 तक का एजुकेशन था, या जो भी LKG और गदहिया गोल हम लोग बोलते थे, गदहिया गोल से 5 तक का एजुकेशन कैसा था, स्कूल कैसा था और क्या फैसिलिटी थी और कैसे पढ़ते थे आप? मैं सुना हूँ आप पढ़े हैं स्कूल सेंट बोरियालिस से तो सेंट बोरियालिस क्या है उसके बारे में बताइए आप। हाँ, मैं सेंट, जैसे सेंट थॉमस होता है, सेंट पता नहीं क्या क्या सेंट जॉन्स होता है, उसी तरह से मैं सेंट बोरियालिस से पढ़ा हूँ। सेंट बोरियालिस का मतलब होता है जहाँ पे जो है अपने बैग में अपना खुद का बोरा लेके जाओ और खुद अपना बिछाओ। उसी यूरिया की बोरा ले जाके अगर आप बैठते हैं पटरी पे पढ़ते हैं तो दैट स्कूल इज कॉल्ड सेंट बोरियालिस। 1 से कक्षा 8 तक हम सब वही सेंट बोरियालिस में ही पढ़े हैं। मतलब ऐसा नहीं था कि स्कूल खराब था, लेकिन उस समय के जो टीचर जैसे भी थे, उस सिचुएशन जैसा भी था, ठीक ठाक था, पूरा नहीं था। प्राइवेट था, गवर्नमेंट स्कूल? गवर्नमेंट स्कूल था। और हम सब धक्के से ही पहुँच गए थे। एक छोटी सी अगर कहानी बताना चाहूँ तो हम सब जो है खेल रहे थे ऐसे फील्ड में ही, और हम तीनों भाई खेल रहे थे। तो हमारे पिताजी के एक फ्रेंड उसी रास्ते से गुजर रहे थे, ठीक है। तो हमारे घर में, पहले मैं बता दूं कि स्कूल में नाम लिखाने का कोई कल्चर नहीं था कि हमारा बच्चा अब 5 साल हो गया है, अब 6 साल का हो गया है, अब 7 साल का हो गया तो अब इसको स्कूल में नाम लिखाया जाए, ऐसा कोई कल्चर नहीं था। उसका कारण सिर्फ यही है कि आम आदमी अपने काम में इतना ज़्यादा व्यस्त रहता है। तो मेरे पिताजी के जो फ्रेंड थे, उन्होंने जो है दोनों हमारे भाइयों को कान पकड़ के लेके गए, उन्होंने स्कूल लेके गए और उसी प्राइमरी स्कूल में, सरकारी प्राइमरी स्कूल में नाम लिखवाया उन दोनों का। तो इस तरह से हम सबका स्कूल में आगमन हुआ, परिचय हुआ। सो दैट पर्सन नीड्स ए बिग क्लैप। सो उस टाइम की कोई स्पेशल स्टोरी शेयर करना चाहेंगे, जो कोई ऐसा आपको टीचर बहुत इंस्पायर किया, या कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आप परेशान रहते थे? कक्षा 1 से लेके 8 तक, तो कक्षा 1 से 5 तक तो मेरा ऐसे बीत गया। एक लड़की होती थी, वो बंदी थी माली की डंडा लेके, ठीक है, और हम सब होते थे भेड़, तो ऐसे मार मार के लेके जाती। इस तरह से हम सब खेलते खेलते जाते थे। दूब घास जानते हो, वो ग्रीन कलर की होती है, कुछ दूब घास सफेद होती है। सफेद वाली लकी होती है, ठीक है। तो सफेद वाली अगर दूब अगर आपको दिख गई, अगर उसको उठा के अपने कान पे रख लो, तब आप स्कूल में लेट नहीं होगे। तो ऐसा हम सब के यहाँ था। यस, और हम लोग अगर सफेद वाली दूब को कॉपी में रख लिए तो बोलते थे कि हम बहुत नॉलेजफुल हो जाएंगे और वी विल गेट मोर विद्या। सो विद्या माता को चढ़ाते थे। हाँ, तो सफेद दूब हम सब ढूंढते थे रास्ते भर। आप कक्षा 1 से 5 में पेपर पेन यूज करते थे, पटरी चाक और यूज करते थे, दुधिया यूज करते थे? हम सब यहाँ पटरी था और दुधी होती थी और उसी से लिखते थे। जहाँ तक कक्षा 8 तक का सवाल है, तो पढ़ने में मैं बिलो एवरेज था, तो कोई हम सब डेली वही आना जाना ही था। और मैथ पढ़ाया जाता था, लेकिन समझ में कभी नहीं आता था। अंग्रेजी थोड़ा बहुत मेरा ठीक ठाक हो गया था, ग्रामर बुक मैंने खरीद लिया था स्कूल से ही। मैथ से ज़्यादा प्रॉब्लम थी? हाँ, मैथ वगैरह कभी नहीं थी। वो बीज गणित और इसका मान क होता है, ख होता है, ये सब मुझे कभी नहीं समझ। सो एक चीज़ और, मैंने आपकी स्टोरी से, चैनल से पता चला है कि आप बचपन में चाय भी बेचते थे पापा के साथ। हालांकि प्रधानमंत्री नहीं बन पाए ये, बट साइंटिस्ट तो अमेरिका में बन गए हैं, तो इट्स नॉट ए लेस थिंग। बहुत अच्छी चीज़ है। तो वो स्टोरी आप कैसे बताना चाहेंगे? तो हुआ ये कि जब मैं मेरे पिताजी बताते थे कि वो लकड़ी का दुकान किए थे बेचने के लिए, तो लेकिन मेरे नॉलेज में वो मैंने अपने आँख से नहीं देखा। तो उसके बाद जब मेरे नॉलेज में वो चाय की दुकान पिताजी की थी, और मेरी उम्र जो है 4 साल की थी, तभी से मैं दुकान पे ही रहता था। मेरे पिताजी हमको लेके जाते थे, दिन भर में चाय की दुकान पे रहते थे। तो चाय की दुकान पे क्या कि खेलना उलना से लेकर के मेरी बचपन वहीं बीता है। से दुकान से कोई ऑर्डर आ जाती थी चाय की कि फला जगह पे 10 चाय चाहिए, जो भी है चौराहे पे जितने लोग रहते थे, तो आप चाय डिलीवरी करते थे। तो चाय जो है मतलब ऐसे पुरवा होता था, कुल्हड़ ऐसे लगा लेता था हाथ पे, और केतली हाथ में लेके, और वो मैं देता था। और लेन देन पैसे का मैं नहीं करता था।
मैं आज तक कभी नहीं भूला हूँ कि पिताजी हमेशा जब उनकी चाय की पत्ती खत्म हो जाती थी या चीनी खत्म हो जाता था तो हमको भेजते थे, जाओ मार्केट से चीनी और चाय की पत्ती लेके आओ। उन्होंने मेरे लिए ऐसा दुकान सर्च किया था जो हमको रोड क्रॉस ना करना पड़े। जीटी रोड के सामने मेरा दुकान था वो, तो हमको जीटी रोड क्रॉस ना करना पड़े, तो इसी साइड है, तो इसी पार से जाते थे। और हमको रटा दिए थे आधा किलो चीनी 50 ग्राम चाय, आधा किलो चीनी 50 ग्राम चाय, कैसे बोलते बोलते चले जाओ। सो शाहरुख खान की मूवी देखे हैं, अंजलि का फोन है, आइसक्रीम खाना जरूरी है, तो इनका वही काम था। आधा किलो चीनी 50 ग्राम चाय, बस यही बोलते 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 मैं उस दुकान तक चला जाता था। पैसा दिया, आधा किलो चीनी 50 ग्राम चाय, आधा किलो चीनी 50। जिसके यहाँ मैं खरीदता था वो अभी मैं अमेरिका से वापस गया था तो वो मुझे जानता है अभी भी। ओके। वो जो बैठता था दुकान पे अभी भी है वो, तो पहचाना, अच्छा ये अमेरिका चला गया, अभी तो आधा किलो चीनी 50 ग्राम चाय खरीदता था। सो ये चीजें हम लोग कहीं ना कहीं मिस करते हैं अमेरिका में, कि जो मेमोरी है, वो लोग हैं उनसे जिससे हम कनेक्टेड हैं पुरानी चीजों से, उनको मिस करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो चाय की दुकान मेन सोर्स था इनकम का, या घर में और कोई चीजें होती थी जो मेन सोर्स था इनकम का? तो फैमिली का इनकम कहाँ से था? चाय की दुकान? मेरे पिताजी मतलब अकेले ही थे, मतलब भाइयों, उनके पिताजी के जो भाई थे बंटवारा हो चुका था, तो वो अकेले ही थे, तो और पैसे का सोर्स कुछ नहीं था, वो कृषि का काम करते थे। मेन जो पैसे का जो सोर्स था वो चाय की दुकान ही थी। चाय की दुकान। कोई स्पेसिफिक स्टोरी क्लास 6 to 8 के बीच में जो हुई हो? देखिए 6 to 8 में हम सबको मार सबसे ज्यादा पड़ती थी कि हम सब क्लास छोड़ के भाग जाते थे। ठीक है, भाग के जाते कहाँ थे? फील्ड रहता, फील्ड में पढ़ाई होती थी, बस ऐसे बैठे बैठे झोला धीरे धीरे भर लिए बैग में, भाग गए। और भाग गए मतलब भाग गए, उसमें कोई बाउंड्री वाउंड्री थी नहीं, अब निकल लिए। तो अगले टीचर के सामने से भाग जाते थे। बहुत ही टीचर के आंखों के, मतलब वो बोलते हैं कि आंखों में धूल झोंक के जाना नहीं, आंख अब खोले रहे, अब भाग जाएंगे हम। और हाई स्कूल का डेफिनेटली वन ऑफ द मेन इम्पॉर्टेंट एग्जाम होता है, और आपने यूपी बोर्ड से किया, सेम स्कूल से किया, और कैसे किया? जहाँ पे मैंने पढ़ाई किया था वो कक्षा 8 तक ही था, तो वहाँ पे पढ़ने का सवाल ही नहीं है। तो हमारे नज़दीक में जो है 3 इंटर कॉलेज थे, और जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारे यहाँ पढ़ने का कुछ ज़्यादा क्रेज़ नहीं था, ना तो गांव में था, ना तो हमारे घर में ही था। तो लेकिन मेरे पिताजी को लगता था कि साइंस आर्ट वो समझ चुके थे कि तब तक कि साइंस आर्ट कुछ होता है, और साइंस ही बेटर होती है। हाँ, उनके कान में था ऐसा। मुझे याद आता है कि वो किसी थर्ड आदमी से ऐसा बात कर रहे थे कि मेरा बेटा साइंस पढ़ेगा, ऐसा किसी और से बतिया रहे थे, मैं भी था वहाँ पे। तो मुझे तब मैंने पहली बार मेरे कान में ऐसा गया कि साइंस भी कुछ है, आर्ट भी कुछ है, होता है इस नाम से। गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है, अभी भी है। तो वहाँ पे मैंने एंट्रेंस दिया, मेरा हो गया। तो इस तरह से मैंने साइंस में मुझे एडमिशन मिल गया। सो हाई स्कूल में आपका मार्क कैसा आया? देखिए हाई स्कूल 9th में जब मैं गया, तो जो मैं कक्षा 8 में जो अंग्रेजी थोड़ा बहुत आती थी मुझे, वो भी मैं भूल गया, क्योंकि 9th मेरे लिए बहुत फनी नहीं था, बहुत इंजॉयमेंट नहीं था, बहुत इंजॉय नहीं करता था मैं। मुझे बड़ा ही बेकार बीता मेरा कक्षा 9, क्योंकि उसमें मुझे ड्रेस की प्रॉब्लम थी, मेरे पास ड्रेस नहीं थे, पैसे नहीं थे कि मैं ड्रेस बनवा सकूं, इसकी चैलेंजिंग था। और कुर्सी नहीं मिलती थी मुझको कभी बैठने के लिए, तो खड़े खड़े ही बैठना, खड़े खड़े पढ़ता था मैं। मेरा कोई दोस्त नहीं होता था, तो इस तरह से ये भी कहीं पे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था। जैसे हम गांव से गए हैं, वहाँ और भी तबके के लोग हैं, तो बोलने में, रहन सहन में सबकी फीलिंग आती थी जैसे स्कूल। हाँ, बहुत ये इसका था, जो लोकल स्टूडेंट होते हैं ना, जो स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेज के आसपास के रहने वाले बच्चे होते हैं ना, वो थोड़ा गुंडा टाइप के होते थे, अभी भी हैं, हर जगह होते हैं। तो उन्हीं का चलता था। तो अगर वो कह दिए कि तुम यहाँ से निकल जाओ, तो आपको निकलना पड़ेगा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बेसिकली ये कितने पढ़ने में ब्रिलियंट थे? तो परसेंटेज तो नहीं पूछूंगा, बट हाई स्कूल में आपका डिवीजन क्या था? फर्स्ट डिवीजन, डिस्टिंक्शन, सेकंड डिवीजन? देखिए जैसे मेरा सेकंड डिवीजन है। देखिए इसी तरह हाई स्कूल तो देखो मैं फेल था, ठीक है। आप भी ग्रेस मार्क से पास हैं? नहीं, फेल था मुझे, तो दोबारा एग्जाम दिए? 1 साल फेल होके दोबारा एग्जाम दिए? ओके, सो पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। सो 1 साल हाई स्कूल में फेल हैं, और फिर आपने दिया? हाँ, कक्षा 10 में फेल हो गया, और फेल इसलिए हो गया क्योंकि मैंने लिखा ही नहीं था, तो पास कैसे होंगे, ठीक है। किसी को दोषी नहीं देना, खुद ही मैंने लिखा ही नहीं था। तो लेकिन जब फेल हुआ तो मेरे लिए बहुत, मतलब अंदर तक घाव कर गया मुझे। ओके। बहुत डीप में तक ले गया मुझे कि, और
मोटिवेशन मुझे कहीं से नहीं आया कि अब मुझे करना है, ऐसा भी नहीं आया था मोटिवेशन मेरे पास। लेकिन वो फेल होने का जो दुख होता है वो बहुत ज़्यादा था मेरे अंदर कि मतलब ये कैसे हो गया। तो वो दुख और घाव कहीं आपको पॉजिटिव एनर्जी दिया अगले साल पास पता नहीं मुझे, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं मोटिवेट हो गया उसी दिन से, मैं कतई नहीं कहूँगा इस चीज़ को। लेकिन मेरे घर में क्या था कि हमसे बड़े 2 भाई थे, वो भी पढ़ने में एवरेज ही थे, लेकिन हमारे ऊपर किसी भी प्रकार, मैं तो सबसे ज़्यादा श्रेय दूंगा प्रेशर का। मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं था कि मेरी मम्मी ने कभी डांटा नहीं, मेरे पापा ने कभी डांटा नहीं, मेरे भाइयों ने कभी नहीं डांटा कि तुम फेल हो, बेकार हो, इस तरह का कभी मेरे पास वो नहीं था। मुझे ऐसा लगा कि पढ़ते हैं फिर से ट्राई करते हैं, पढ़ते हैं। तो मैंने फिर से प्राइवेट का फॉर्म भरा और मैथ में चूंकि मैं फेल हुआ था तो मैथ का मैंने जो है कोचिंग किया। दोबारा जब मैं आया तो वो भी एवरेज ही था, लेकिन वो जो पढ़ने का जो तारतम्य होता है वो टूटा नहीं था। ओके, वो चलता रहा। सो मोमेंटम बना हुआ था। तो ये अच्छी चीज होती है कि पढ़ाई में आप पास हो या फेल हो, मोमेंटम बनना चाहिए, वो नहीं लॉस होना चाहिए। सो चलते हैं इंटरमीडिएट में। मैं फर्स्ट क्लास पास हूँ। और फर्स्ट क्लास पास हुए, फर्स्ट मैं जानना चाह रहा था मैं। सो अब चलते हैं इंटर में। एक कॉमन कंफ्यूजन होता है, अगर साइंस क्लियर कर लिए, एक तो आर्ट एंड को वो रहता है, अगर साइंस लेना है तो फिजिक्स लेना है, बायोलॉजी लेना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, 2 चीज रहती है। वहाँ पे आपने को कोई एडवाइस दिया? जैसे कक्षा 6 में है तो अगले साल 7 में जाएंगे, फिर 8 में जाएंगे, फिर 9 में, फिर 10 में। तो 10 में पास हुए तो मुझे पता था मैं 11 में जाने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं साइंस का था तो मुझे भी पता था कि मुझे साइंस में जाना है। बाय डिफॉल्ट मुझे कोई आर्ट साइड साइंस ये सब कुछ भी नहीं पता था। ठीक है, तो कक्षा 11 में मेरा एडमिशन हो गया। बायो और मैथ वाला कंफ्यूजन नहीं आया? नहीं। तो किसी ने बोला नहीं कि बायो लेना है, मैथ लेना है? नहीं, कुछ नहीं। सो इसी को अपने स्टोरी में बताया हूँ, गो विथ फ्लो। मुझे कुछ नहीं बताया कि तुम मैथ ले लो या बायोलॉजी ले लो, बस ऐसे गए, मैंने नाम लिखवा लिया, मुझे बायोलॉजी मिल गई। 11 में जब मैं गया ना तो सबसे ज्यादा मुझे जो डरावना लगा वो थी मोटी मोटी बुक से। ठीक है, यस, वो मुझे भी लगी है, इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी और एक एक पार्ट की, फिजिक्स की अलग, केमिस्ट्री की अलग। मैं किताब देख के डर गया और मुझे लगा कि मैं सोच रहा था कि मैं एक बार फेल हो चुका हूँ इतनी पतली किताब से। तो इसको मैं कैसे झेल पाऊंगा। कक्षा 11 और 12 में मेरे पहली बार कोई मेरा फ्रेंड बनना शुरू हुआ। ओके, है ना। एक मेरा फ्रेंड था गप्पू भैया, अब मैंने स्टोरी में बता चुका हूँ, मैं मिलवाऊंगा कभी। पहला मेरा कोई दोस्त बना तो गप्पू भैया कक्षा 11 में। तो जब पहली बार कोई दोस्त बना तब मुझे लगा कि अब हमारे भी दोस्त हैं। कक्षा 10 तक तो कोई नहीं था मेरा, और तो थोड़ा भी एंजॉय करने लगते हैं, थोड़ा स्कूलिंग आना जाना अच्छा लगने लगा। और मैं श्रेय दूंगा उस गप्पू भैया को कि एक बार उसने जो है बायोलॉजी मुझे एकदम नहीं समझ में आती थी, उसने जो है ग्लाइकोलाइसिस का 11 स्टेप होता है और उसने सारा याद कर रखा था, अंग्रेजी में था वो। तो मैं बहुत शॉक में था कि यार कैसे, कक्षा 12 की बात है ये, और मैं बहुत सरप्राइज था कि यार अंग्रेजी में कैसे कोई 11 स्टेप याद कर लिया इसने। तो पढ़ने में थोड़ा समय एंजॉय करने लगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपके सराउंडिंग में फ्रेंड कैसे हैं, वो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं इंस्पायर करते हैं और पूरी लाइफ में याद बनी रह जाती है। सो थैंक यू टू गप्पू भैया। और कक्षा 11-12 में तो मैंने अपने घर वालों को बोला कि मुझे ट्यूशन करना है फिजिक्स केमिस्ट्री की। तो ये मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था और पिताजी ने मुझे 100 रुपये दिए और फिजिक्स का मैंने कोचिंग किया। फिर मैंने पिताजी को 2-3 महीने बाद बोला कि मुझे केमिस्ट्री का भी कोचिंग करना है। तो ये हमारे लिए और भी चैलेंजिंग हो गया। और केमिस्ट्री का 150 रुपये था, तो 250 रुपये पर मंथ खर्च करना एक गरीब परिवार के लिए बहुत टफ था। फिर मैंने समझाया घर वालों को कि आप मतलब मैं मेहनत करूंगा, आप दीजिए पैसा, बेकार नहीं जाएगा, है ना। इस तरह से मैंने मोटिवेट किया। और जब मैं कक्षा 11-12 तक पहुंचा तो उस समय मेरे जो बड़े भैया लोग थे वो उसमें पढ़ाई छोड़ चुके थे। ठीक है, तो पढ़ने वाला सिर्फ मैं ही अकेला था। तो पिताजी को भी थोड़ा सा मुझे उनको लगा कि अब पढ़ रहा है एक तो कम से कम इसको पढ़ाते हैं। 2 तो ऑलरेडी नहीं पढ़े। तो इंटर में आपका मार्क कैसा आया? फर्स्ट डिवीजन? नहीं, फर्स्ट डिवीजन नहीं है, नकल नहीं किया था। 55% मेरा परसेंट था इंटरमीडिएट में, मैं पास हो गया था। ओके। और चूंकि एक बार फेल हुआ था तो मेरा जो टारगेट था इस बार स्टिल बेटर देन माइन। कितना था? 54। 54, अच्छा। 1%। या हाई स्कूल में? अच्छा, हाई स्कूल में 47 ग्रेस मार्क से था, 47 किसी तरह। अच्छा। इंटर में भी 54, केमिस्ट्री में अगेन ग्रेस कंपनसेट करके था, पार्ट 1 पार्ट 2। तो BS इंटर के बाद हमारे यूपी में एक
कॉमन थिंग है कि नाउ स्टार्ट लुकिंग फॉर द जॉब, कहाँ से जॉब हमें मिलेगी, या तो एयरफोर्स, नेवी, एसएससी कोई तैयारी करना, तो वहाँ पे आपके लिए क्या कन्फ्यूजन था कि बीएससी करूँ, तैयारी करूँ, इलाहाबाद जाऊँ, कुछ और करूँ, क्या करना है? आपके सामने क्या क्या चैलेंजेस थे और उसको आपने कैसे फेस किया, और किसी ने गाइड किया कुछ करने के लिए आपको? देखिए, हमारे गांव में उस समय ऐसा कल्चर था कि आर्मी में हर बंदा ट्राई करता था, हर बंदा, कि पढ़ रहे हो तो इसका मतलब आपको आर्मी में एक बार ट्राई करना है, तो हर कोई ट्राई करता था। तो मैंने कक्षा जब 11 में था तो बनारस जो है वहाँ पे हर संडे को वॉक इन था, मतलब आप कभी आप मुँह उठा के जाओ, सर्टिफिकेट वगैरह लेके जाओ, आप उसमें फिजिकल वगैरह दो, हो जाता था। तो मुझे भी जाना था, तो मैं गया एक बार, तो मैं जो है रेस में पीछे हो गया, नहीं क्रॉस कर पाया, दौड़ जो होती थी। तो मैंने 1 महीना फिर से दौड़ा, काफ़ी गांव में जो चक्रोट वगैरह थी वहाँ पे मैंने काफ़ी एक्सरसाइज किया। 1 महीने बाद मैं फिर गया, तो दोबारा जब गया इस बार, तो मेरा दौड़ में हो गया। और आर्मी का जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है बहुत स्लो होता है, ठीक है, आज दौड़ा लिए तो कल जो है लंबी कूद कराएंगे, तो परसों वो कराएंगे। तो हमको बनारस बहुत जाना पड़ता था, वो भी अर्ली मॉर्निंग। वहाँ पे 9 बजे पहुँचना है, तो हमको 4 बजे भोर में उठते थे, फिर बस में भोर में बैठ के जाना, सब अकेले ही करने थे, कोई साथ में नहीं होता था। तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था कि ये सब कैसे हो रहा है। तो फाइनली मेरा जो है वजन में मैं आउट हो गया, वजन मेरा 2 किलो कम हो गया था। अभी एक्स्ट्रा वजन है, बट पहले बहुत अंडरवेट थे। सो आपने फिर बीएससी का कैसे प्लान तो किया? जैसे कि मैंने बताया ना कि कक्षा 1 से 1 साल पढ़ोगे, 2 में जाओगे, 2 से 3 उसी तरह से जब मैंने कक्षा 12 पास किया तो मुझे पता था कि मुझे बीएससी करना है, ठीक है। किसी ने नहीं बोला कि बीएससी बड़ा टफ होती है? हाँ, आई थी जब मैं गांव में, क्या था कि मेरे गांव में कभी किसी ने कोई बीएससी नहीं किया था, ठीक है, और जो लोग किए थे वो फेल भी हो गए थे, तो वो लोग और डराते हैं। हाँ तो सब लोगों ने यही कहा कि तुम बीए ले लो, क्योंकि साइंस में क्या होता है कि फर्स्ट ईयर में पास कर देते हैं और सेकेंड ईयर में फेल कर देते हैं, तो तब फिर शंकु की तरह लटक जाओगे, न इधर के न उधर के, ठीक है। तो मैंने जो है मैं भी डर गया था, तो मैंने बीए और बीएससी दोनों में फॉर्म डाल दिया था। फिर जो है एडमिशन बीएससी में लेने के बाद और लोग समझाने लगे कि मत करो मत करो, बेकार है, तुम फेल हो जाओगे। तो फिर मैंने बीए में ट्रांसफर करा लिया। हाँ, बीएससी से बीए में करा लिया। हाँ। तो लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा अपने दोस्तों का, उस टाइम के जो मेरे जो गप्पू भैया थे वगैरह वगैरह, इन सब में पहले से मोटिवेशन था कि हम बीएससी ही करेंगे। तो फिर मुझे लगा कि यार ये सब जब कर रहे हैं बीएससी तो करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तब मैंने फिर वापस आया। बीएससी से डर के बीए में एडमिशन, एंड बीए से वापस फिर बीएससी में एडमिशन, दोस्तों की वजह। अगेन अपने सराउंडिंग में दोस्त कैसे होते हैं बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हाँ, क्योंकि उनका फंडा क्लियर था कि बीएससी करना है। हम कहा इन सब का तो हिल नहीं रहा, डगमगा नहीं रहा, मैं डगमगा रहा हूँ, तो मैं गो बैक टू साइंस। बीएससी आपने ज्ञानपुर से किया हुआ है। ज्ञानपुर कैसा कॉलेज है? मैं गया हूँ ज्ञानपुर, बट देखिए आइडिया नहीं मुझे। ज्ञानपुर क्या है कि बनारस इलाहाबाद के बीच में एक सिटी है, और मैं तो कहूँगा भाई दुनिया का सबसे बेस्ट कॉलेज था। क्योंकि आपने आपको वहाँ से अच्छा करियर मैं मानता हूँ। अब वहाँ पे देखो फैसिलिटी नहीं थी एक्सपेरिमेंट की, कि आपको पास जो है रिसर्च और जो आपको माउस और डाइसेक्शन, रेबिट, फीस, कुछ नहीं था वहाँ पे। लेबोरेटरी के नाम पे कुछ नहीं था। लेकिन मैं मानता हूँ कि वो मेरे लिए वो विद्यालय, मतलब विद्यालय नहीं बल्कि महाविद्यालय जिसे बोलते हैं ना, वो चीज़ था उसमें। उसके टीचर बहुत अच्छे थे, और मैं जानता हूँ एक चीज़ें वहाँ पे कि टीचर जैसे होता है ना, उनकी रिस्पांसिबिलिटी जो होती है कि बच्चों को हम पढ़ा दें, सिलेबस पूरा करवा दें, तो इस टाइप के टीचर बहुत अच्छे थे। तो फर्स्ट ईयर में कैसा मार्क आया? देखिए फर्स्ट ईयर में क्या हुआ कि मैं सबसे बड़ी जो चैलेंजिंग थी बीएससी मेरे लिए इंग्लिश, ठीक है। तो हम जो है पन्ना पलट रहे हैं, सब अंग्रेजी में लिखा है। मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट आ गया था कि आप जो है बुक है अंग्रेजी में है, ये हिंदी में है। जब मुझे हिंदी में आती है तो हम अंग्रेजी में क्यों बताएं आपको, अंग्रेजी हमको नहीं आती है। इसी बेस पे मैंने कहा कि एक प्रिंसिपल को मैं चिट्ठी लिखने वाला था कि आप जो है इसका मीडियम जो है हिंदी करवाइए, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी। उस समय बहुत डरता था मैं ये सब चीज़ों से। चलिए, तो इंग्लिश थी मेरी समस्या, और इंग्लिश में मेरा इंटरमीडिएट में भी मेरा बहुत अच्छे नंबर नहीं थे, और इंग्लिश का मैंने कोचिंग भी नहीं किया था। तो हमने क्या किया कि एक मैंने कॉपी खरीदा, नोटबुक, उस पे
पन्ना पलटने के बाद उसको मैंने काटा इस तरह से अल्फाबेट करके ABCDEFGHIJK, है ना, जैसे आते हैं ना बुक, अगर बी पे वाला पन्ना खोलो तो बी वाला खुलेगा, सी वाला। अब लग्जरी बनी बनाई मिलती है, पहले बनाना पड़ता था। मैंने बनाया था उसको। तो जब भी मैं बुक पढ़ता था तो जो भी टर्म मुझे मिलते थे जो मुझे मतलब नहीं पता है, तो भार्गव डिक्शनरी में जैसे बी है, जैसे ब्रायोफाइटा है, तो ब्रायोफाइटा लिख के उसका हिंदी लिख करके पेज समझने के लिए अपने पर्सनल। हाँ, तो फ्यूचर में कभी दोबारा ब्रायोफाइटा आया तो पहले मैं अपनी कॉपी चेक करूंगा कि उसका मीनिंग क्या है। हाँ, अगर उसमें नहीं है तो मैं लिख दूंगा, अगर है तो वहीं पढ़ लूंगा, तब मुझे भार्गव डिक्शनरी देखने की जरूरत नहीं है। तो ये मैंने स्ट्रेटजी अपनाई थी। यस, तो यही होता है कि जब हम हिंदी मीडियम से जाते हैं हम लोग, तो डबल मेहनत करनी पड़ती है, 1 फॉर सब्जेक्ट एंड 1 में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इंग्लिश के लिए। सो डबल हम लोग को फेस करना पड़ता है। हालांकि मुझे पता ही नहीं था कि BSc इंग्लिश में होती है। जब घुसा तब पता चला। मैं क्या भागना है, पापा बोले नहीं भागना नहीं है। तो गप्पू भैया साथ में थे, तो गप्पू भैया ने कहा कि रमेश चलो हम सब जो है यहीं ज्ञानपुर में ही रुक के पढ़ाई करते हैं। अच्छा, ठीक है। तो वो भी मेरे लिए बड़ा वो था, हम का नहीं यार रुक के कौन पढ़ता है। तो गांव वालों ने कहा ये रुकोगे, खाना बनाओगे, रोटी बनाओगे, चावल बनाओगे, यहाँ पे तुम्हारी मम्मी बना के दे देगी, तुम पढ़ो दिन भर जितना पढ़ाई करना। हमने कहा ये भी सही है। तो फिर भी गप्पू भैया की वजह से मैं मूव कर गया ज्ञानपुर में, आ गए वापस। तो हमें 1 हफ्ता 10 दिन तक रहा। फिर लेकिन गांव वालों का जो प्रेशर था, अरे मेरे घर वालों का कोई प्रेशर नहीं था मुझे, तो फिर हम जो है पूरा झोला बस्ता उठा कर ज्ञानपुर से फिर गांव वापस आ गए। तो फिर लेकिन गप्पू भैया ने फिर मोटिवेट किया कि घर से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, नहीं हो पाएगी, हाँ तुम चलो यहीं। तो फिर मैं वापस आ गया। मुझे लगता है वो डिसीजन मेरा सही था। ओके। गप्पू भैया क्या थे ना कि गप्पू भैया के अंदर पैदाइशी मोटिवेशन था उनके अंदर, है ना। और सबसे अच्छी गप्पू भैया की बात यहाँ ये लग रही है कि सेल्फ मोटिवेशन डिफरेंट चीज होती है, बहुत लोगों के पास होती है, बट जो दूसरों को भी मोटिवेट करे ना, ये बहुत अच्छी चीज है कि अपने मोटिवेशन के साथ साथ आपको भी पुश करते थे। हाँ, तो मैं उनसे बड़ा वो रहता था कि यार जो चीज मैं सोचता हूँ, जब मैं उससे बात करता था वो चीज 10 स्टेप आगे बताते थे। ओके, समझ रहे हैं, किसी भी चीज को लेकर। तो मुझे लगता है अच्छा इनको पहले से ही पता है, अच्छा इनको पहले से पता है, अच्छा मतलब ये वाली फीलिंग आती है उनके साथ रहने से। और दिन रात एक कर दिए पढ़ाई, बहुत पढ़ाई किया हमने। अच्छा, सो BSc वहाँ से कंप्लीट किया, फर्स्ट डिवीजन। आप छोड़ेंगे नहीं, आपको नहीं बताना है तो छोड़ सकते, नहीं कर दूंगा। नहीं बताना चाहूंगा मैं। हाँ। नहीं, मुझे लगा तुम्हें पता नहीं होगा। नहीं भाई, नहीं पता, वो वाले नहीं देखा हूँ सर्टिफिकेट अभी। नहीं, अभी मैंने पब्लिश नहीं किया। तो फिर कैसे पता होगा? मुझे नहीं पता है। अच्छा, हमारा परसेंटेज BSc का पता है आपको? कितना? नहीं पता है ना आपको, यही तो बता रहा हूँ। तो मुझे भी नहीं पता है आपका। मेरा 64% है। अच्छा, हाँ। और मैं अपने यहाँ का टॉपर था। वाह, सो ज्ञानपुर के टॉपर है। गुड। और न सिर्फ टॉपर बल्कि उस ईयर में पूरे पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा नंबर किसी के था तो मेरा था। वाह, सो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के अंदर उस टाइम पे आई थिंक मोर देन 500 कॉलेजेस थे उस टाइम, बता रहा हूँ। अभी और ज़्यादा हो गए हैं, अभी तो आई थिंक 3000-4000 कॉलेजेस हो गए हैं। तो उसमें इनका नंबर बहुत ज़्यादा था। इंस्पायरिंग लाइन ये है कि BSc में एडमिशन लिया, डर के BA में भाग गए, वापस BSc में आए और अपने कॉलेज के टॉपर थे, और यूनिवर्सिटी में जितने एफिलिएटेड कॉलेज थे उसमें इनका काफ़ी अच्छा रैंक आया था। दूसरा जानते कौन था? वेल डन। कौन था? गप्पू भैया पीछे हो गए। अब तो रणछोड़ छाछड़ निकले। नहीं, मतलब उस उद्देश्य से नहीं बोल रहा हूँ, कहने का मतलब हम दोनों ही एक ही रूम में रहते थे। और पहला दूसरा हम ही सब थे। यस, इट्स रियली बहुत ही इंस्पायरिंग चीज है। यस, वेल डन। मुझे भी बहुत वो कर दी। नहीं पता था भाई, मुझे तभी पूछ रहा था। अच्छा, मैं मुझे लगा तुम्हें पता है, बोलना नहीं चाहते हैं। नहीं। तो मैंने जो है टॉप किया वहाँ पे। तो एनी मेडल, अवार्ड, एप्रिसिएशन फ्रॉम द कॉलेज? देखिए, सिस्टम को मैं ज्यादा दोस्त तो नहीं दूंगा, ठीक है, बट लेकिन उस टाइम पे कोई इस तरह का सिस्टम नहीं था। कुछ ऐसा था नहीं कि ये टॉपर है तो इसको कुछ एप्रिसिएशन दिया ऐसा कुछ था नहीं। और यहाँ तक कि जो उस टाइम पे जो एनुअल बुक जो छपते थे उसमें भी मेरा नाम नहीं था। या बस थोड़ा सा डिस्करेजिंग लगता है। सो वहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस कैसा था? इट्स लाइक नाउ पहले कैसे इंटर किए थे और जब टॉप कर गए तो कॉलेज में जो रुतबा होता है कॉलर खड़ा करके चलने का,
सो एक्सपीरियंस थोड़ा बताइए। देखिए सेकेंड ईयर में जब मैं गया, फर्स्ट ईयर जब पास हुआ तो पहली बात तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं कैसे मेरा ज़्यादा नंबर है। मुझे ज़्यादा नंबर आ गया समझ में आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा नंबर आ गया ये मेरे लिए अलग था कि ऐसा कैसे हो गया। फिर मैं घर पे गया, गांव वालों को पता चला, और गांव के जो बिजनेसमैन है भदोही में जैसे कारपेट का काम होता है, तो जो कारपेट पे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, नेता लोग हैं, वो सब भी हमको बुलाना शुरू कर दिए मिलने के लिए कि एटलीस्ट हमारे तरफ का कोई लड़का नाम रोशन किया है। तो मेरे पिताजी चाय बेचते थे ना, तो मेरे पिताजी को लगभग सभी लोग जानते थे, है ना, गांव में जो बिजनेसमैन है कारपेट वाले, क्योंकि उनको यहाँ भी मेरे पिताजी चाय पहुँचाते थे। मैं खुद ही पहुँचा चुका हूँ। दूध बेचता था मैं उनके यहाँ, जो कारपेट के बिजनेसमैन थे उनके यहाँ दूध देते थे। एक समय था कि मैं सीढ़ी पे जाकर के बैठ के सुबह सुबह इंतजार करता था कि दरवाजा खुले तो मैं इनको दूध दे के आऊं, और उसी सीढ़ी पे मैं गया था उनसे मिलने। वो हमको बुलाए थे मिलने के लिए। अच्छा। कि हमको फला लोग मिलाने हैं। तो इस तरह से चीजें शुरू हो गई, और पहली बार में मुझे बहुत एक होता ना सोशल में मेरा भी इज्जत होने लगा कि मतलब जिस आदमी को मैं डरे दम के चाय देने जा रहा हूँ, कल आदमी वो मुझे बुला के मेरी पीठ थपथपा रहा है कि वेल डन बेटा, हमारे मतलब सिटी का नाम रोशन किए हो। तो ऐसा फील होता है कि नहीं, रियली बहुत अच्छी चीज। इसके अलावा भी ये तो चलो घर के लोग थे, लेकिन जो स्कूल कॉलेज में जो एक इज्जत सम्मान जो होता है, वो चीज मुझे मिलना शुरू हो गया पहली बार। कि जैसे कि मेरा कोई वैल्यू नहीं था, लोग मुझे मतलब थप्पड़ भी खाए हैं कितनी बार, भगा देते थे, कुर्सी पे बैठने नहीं देते थे, तो वो सब चीजें बंद हो गई। सो आप अपने काम से जाने जाते हैं, तो आप कुछ भी हैं उससे मतलब नहीं है, बट कुछ काम अच्छा करेंगे, एवरीवन विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू। सो अब चलते हैं हम लोग कि आपका एमएससी कैसा था। एमएससी सेम कॉलेज से किया, ज्ञानपुर से ही? ओके, पता था मुझे। ओके, ज्ञानपुर से ही करना है। एंड एमएससी में मेरा जूलॉजी था। केमिस्ट्री मेरा फेवरेट था, लेकिन बड़ा दुख हुआ मुझे छोड़ते हुए उसको। और लेकिन मैंने जूलॉजी सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि मुझे मेडिकल तैयारी। ओके। बीएससी तक मुझे कुछ नहीं पता था कि लाइफ में क्या करना है, ठीक है, एक ही चीज पता था, मेडिकल। तो एमएससी छोड़ के आपको मेडिकल की तैयारी करने का मन था? हाँ। तो एमएससी कैसा गया? एक्चुअली बीएससी करने के बाद चूंकि जब हमें पता चल गया, कॉन्फिडेंस आ गया कि हमको मेडिकल तैयारी करनी है, तो मेरा एमएससी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। तो एमएससी छोड़ के आपको मेडिकल की तैयारी करने का मन था? हाँ, चला गया ज्ञानपुर, वहाँ इलाहाबाद चला गया। इलाहाबाद बीएससी करने के बाद। और एमएससी में नाम नहीं लिखा है? नाम नहीं लिखा है मैंने। ओके। तो कप्पू भैया का इंटरेस्ट था कि वो जो है आईएएस बनेंगे, ठीक है, और जनरली हम दोनों का डिसीजन एक ही जैसा रहता था, ठीक है। तो वो आईएएस बनेंगे, मेरा पहले था मेडिकल बनने का है, तो वहाँ पे हम दोनों अलग हो गए। रहते थे साथ में ही, लेकिन वो करियर अलग हो गया। करियर अलग हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि यार उन्होंने एमए में डाला है तो हम भी डाल लेते हैं। तो हमने जो है फिर मैंने एमए में करने के बजाय मैंने एमएससी में ही एडमिशन ले लिया, ज्ञानपुर में ही, ये बोल के कि भैया मैं क्लास कभी नहीं लूंगा, आप चाहो मेरा नाम काट देना, चाहे कुछ भी कर देना, नाम मेरा रहेगा, फीस जमा कर दूंगा मैं, लेकिन पढ़ूंगा इलाहाबाद में, पढ़ूंगा और आके एग्जाम दे जाऊंगा, ठीक है। और एमएससी उतना हमारे यहाँ का जो फैसिलिटी है वो बहुत अच्छा नहीं था उस समय। एमएससी मेरे लिए बाएं हाथ का खेल हो गया था उस समय कि हाँ निकाल लूंगा, हाँ वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग नहीं था तब। और एमएससी पास कर लिया? एमएससी पास कर लिया, टॉप भी कर लिया मैंने। टॉप भी कर लिया। सो सेकेंड चीज यहाँ पे अब बात करना चाहिए, आपने नेट और जेआरएफ का एग्जाम कब दिया? तो जैसे मैं गया ना, तो मेडिकल की तैयारी करता था मैं, किताबी नॉलेज था, लेकिन व्यवहारिक नॉलेज नहीं था हमें कि दुनिया में और भी बहुत सी चीजें हैं जानने के लिए। सो एक चीज यहाँ पे बोलना चाहूंगा, जैसे मैंने बीएचयू से एमएससी किया था, बीएचयू में नेट गेट का कॉमन था, कल्चर था कि आपको नेट गेट क्वालिफाई करना है। हाँ। बट अगर जैसे ज्ञानपुर जैसे कॉलेज से हैं, जहाँ से मैं गाजीपुर पीजी कॉलेज से हूँ, वहाँ से हैं, तो नेट गेट क्वालिफाई करना बिग थिंग होती है और कोई बात भी नहीं करता। हाँ। है इस पे। तो वैसी जगह से इस सब एग्जाम क्वालिफाई करना और थोड़ा टफ होता है कंपेयर टू बीएचयू, आईआईटी और जगह कंपेयर से। तो ये एडवाइस आपको किसने दिया नेट का और गेट क्वालिफाई करने का? अच्छा, किसी ने हमको, हमारे दोस्त ने बताया कि अगर नेट पास करते हो तो लेक्चर बनते हो, गेट पास करते हो तो प्रोफेसर बनते हो। अच्छा। उसको भी पूरा नॉलेज नहीं था, बट डायरेक्शन दे दिया कि हाँ नेट गेट करो। अच्छा, एमएससी जब मेरा सेकेंड ईयर था, प्रोविजनल जिसे बोलते हैं, प्रोविजनल में मैंने नेट का फॉर्म भरा था। तो नेट में मेरा नेट का जेआरएफ का एग्जाम दिया, तो उसमें मेरा नेट हुआ था पहले राउंड में। नेट एलएस होता है जो लो रैंक आता है। हाँ, तो एलएस आया था। तो जब मैं पास हो गया तो मुझे लगा कि
अरे लेक्चरर हो गया मैं। अच्छा बट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती हाँ, है। नहीं पता था मुझे। हाँ, हमको भी नहीं पता। इलाहाबाद से मैंने फोन कर दिया कि मेरा नौकरी लग गई, मैं जो है लेक्चरर हो गया था, तो लिखा है इस पे, है ना। और जो जिसके पीसीओ पे फोन पे कर रहे थे वो भी पीसीओ वाला सुन रहा था, खुश हो रहा था। खुश हो रहा था। इलाहाबाद में ऐसे फोन बहुत कम ही जाते हैं गांव की तरफ। बाद में मुझे पता लगा कि मैं लेक्चरर नहीं हूँ, बल्कि एक्चुअली जिस रूम में मैं रहता था उसी के नीचे एक हिंदी के प्रोफेसर थे, एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के। उनको मैंने बताया तो उन्होंने बताया कि बेटा अभी तुम्हें नौकरी नहीं लगी है, अभी तुम सिर्फ जो है एलिजिबिलिटी हुई है और कहीं एप्लीकेशन निकलेगा तो क्वालिफाई कर सकते हो। तो उन्हीं ने हमको बताया कि तुम जेआरएफ की तैयारी करो। और जेआरएफ की तैयारी करोगे तो इसमें फेलोशिप मिलेगी। मेन चीज वो फेलोशिप की ही बात की कि जेआरएफ कर लो तो तुम्हें फेलोशिप मिलने लगेगा। ओके, पीएचडी कर सकते हो। तो हिंदी के टीचर थे तो उन्हें हिंदी में ही बोला कि तुम्हें छात्रवृत्ति मिलना शुरू हो जाएगी, ऐसा बोला। तो दोबारा में क्या हुआ है कि मेरा प्रवेश पत्र नहीं आया, ठीक है। तो प्रवेश पत्र ना आना बहुत कॉमन सी बात थी। जैसे लखनऊ में सेंटर ज्यादातर जाता था वहीं पे, तो मैं लखनऊ गया वहाँ पे। मुझे लगा कि नहीं आया तो वहाँ बनवा ले, कभी कभी बन जाता है ना ऑन द स्पॉट, किसी कारण से अगर आपका प्रवेश पत्र कहीं रुक गया। तो मैं गया तो मेरा नाम ही नहीं था उसमें लिस्ट में। और जितने भी सेंटर थे लखनऊ में 2-3 सब सेंटर पे गया एक दिन पहले, कहीं भी मेरा नाम नहीं था। तो फिर मैं शाम को ही लखनऊ से ट्रेन में बैठ के चला गया दिल्ली CSIR, ठीक है। वाह कि पता करने की मेरा एप्लीकेशन कहाँ गया। हाँ। तो रात भर ट्रेन गई, सुबह 9 बजे वहाँ पे पहुंचा। वो अगले दिन सुबह एग्जाम है, उसी दिन, और सेंटर है लखनऊ में। वाह, 24 घंटा पहले आप पूरे लखनऊ के सेंटर छान गए कि मेरा प्रवेश पत्र नहीं है तो कहीं लिस्ट में नाम हो। वहाँ नहीं है तो दिल्ली चले गए, CSR जो मेन कंट्रोल करता है इसको, तो वहाँ पे आपको प्रवेश पत्र मिला। पहली बात तो वहाँ कोई सुनता ही नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा कोई एप्लीकेशन नहीं है हमारे पास। तो उनके मेरा फॉर्म ही नहीं पहुंचा था उनके पास, ठीक है। तो मैंने उनको बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत रोया मैं कि आप मेरा फॉर्म भरवा लो, पैसा ले लो, बस किसी तरह मुझे कल बैठने दो। आज ही बैठने दो, आज ही बैठने दो, बस सुबह पहुंचे आप, आज बैठना है, आज बैठने दो मुझे। तो उन्होंने कहा ऐसा हो नहीं पाएगा। तो मैं बहुत निराश होके और मैं रोना नहीं चाह रहा। नहीं, ये सारी इमोशनल स्टोरी होती है, बताना इजी नहीं होता है, हम लोग के दिल से नहीं निकल पाता। हाँ, तो मैं बहुत दुख तो आई नो, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। तो मैं जो है, ये रियली बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। आई एम रियली लाइक फीलिंग प्राउड कि ये सारी चीजें आपको मैं YouTube से पहले से 7-8 साल से मैं जानता हूँ, बट बहुत सारी चीजें देखिए आपसे अभी मुझे जानने को मिल रही है। चीयर्स। तो मुझे मतलब सिस्टम पे बहुत गुस्सा आया उस दिन। और उसी दिन भर मैं दिल्ली में ही था और शाम को ट्रेन में वापस आया। वो पूरी ट्रेन में मैं बहुत कोसता रहा सिस्टम को। तो मैं मेरी अपनी स्टोरी सुनाना मुझे अपनी स्टोरी सुनाना बहुत मुश्किल होता है। और या सो सारी चीजें वो करके हम लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं। और डेफिनेटली तो कहने का मतलब मैं जो है फेल हो गया, मतलब एग्जाम दे ही नहीं पाया मैं। तो आप समझ सकते हो कि मैं पढ़ाई के लिए मैं बहुत तैयारी किया था उस समय, और इतना कॉन्फिडेंट था कि कोई कहीं से भी पूछेगा मैं कर लूंगा। मुझे पूरा विश्वास था अपने आप पे, और मैं एग्जाम में बैठ ही नहीं पाया। और रास्ते भर में यही सोचता आया कि यार मैं जो है 6 महीना पीछे हो गया, क्योंकि हर 6 महीने पे एग्जाम होता था। वो अभी भी शायद 6 मंथ पे ही होता है। 6 मंथ पे होता है। तो इतना कॉन्फिडेंट था मुझे कि ऐसा लग रहा था कि मैं 6 महीना पीछे हो गया, ठीक है। फिर अगले साल फॉर्म भरा मैं, पहुंच गया इस बार, प्रवेश पत्र आया और एग्जाम दिया मैंने, और वो हो गया मेरा जेआरएफ। ओके, सो जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया। जेआरएफ क्वालिफाई हुआ। और आपको आश्चर्य होगा जाने कि जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद मैं उस जो छात्रवृत्ति मेरे गुरुजी ने बोला था वो सोच रहा था मिलेगी कैसे मुझे अब। सो जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद सर्टिफिकेट मिल जाता है, बट वही है कि आप जैसे ज्ञानपुर जैसे हैं, कोई बताने वाला भी नहीं है, जानने वाले भी नहीं है, तो पता नहीं था कि सर्टिफिकेट से पैसा कैसे आएगा, कैसे क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। तो किसने गाइड किया कि पीएचडी ज्वाइन करो फिर वहाँ से पैसा आना शुरू करेगा? तो एक बार क्या हुआ कि उसी दौरान मैं जो है
PCS IS की भी तैयारी करता था, तो मैंने IS PCS का फॉर्म एग्जाम दिया था, तो उसका मुझे क्वेश्चन सीट मिला था। तो क्वेश्चन सीट लेके मैं ज्ञानपुर आया था एक प्रोफेसर से डिस्कशन करने एक प्रश्न को लेके। तो जब मैं आया वहाँ पे, तो उस समय मैं JRF क्वालिफाई हो चुका था। और उनको बताया टीचर को आपने कि JRF क्वालिफाई कर लिया। हाँ, तो उन्होंने हमको 2 शब्द बोला कि बेटा तुम पहले चले जाओ लखनऊ, वहाँ पे 3 SAR के इंस्टीट्यूट है। हाँ, उन्होंने कहा इसी आर्डर में जाना, पहले CDRI जाना, फिर NBRI जाना, ITRC जाना, फिर NBRI जाना, इसी आर्डर में तुम जाना। जहाँ भी एडमिशन मिल जाए वहाँ घुस जाना। तब मुझे पता लगा कि मुझे जाना पड़ेगा एडमिशन के लिए, ऐसे नहीं कोई बुला के नहीं देगा। यस, सो ये देखिए कि एक लड़का BSc में टॉपर है, MSc भी बहुत इजीली नेट JRF क्वालिफाई करना बड़ी बात होती है, बट ज्ञानपुर से उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। गाइडेंस की कमी थी, बट लकली आपका मोटिवेशन और ये सब चीज़ें था, तो आपको लोग बताते गए। और डेफिनेटली CDRI वन ऑफ द बेस्ट CSR लैब है लखनऊ में, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। यस, जहाँ से आप मलेरिया की और मालाडी जो गर्भ निरोधक गोली है सब, तो वहाँ पे आपका एडमिशन हुआ PhD के लिए। जब मैं गया लखनऊ, तब मुझे लगा कि जैसे लखनऊ ही क्यों, हम पूरे भारतवर्ष में और भी कई जगह हैं वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ के लोगों ने मुझे बताया, ठीक है। तब मैं एक्सप्लोर करना शुरू किया, तब मुझे उस JRF का वैल्यू समझ में आया कि क्या इसकी वैल्यू है और कैसे कर सकते हैं। तब मैं भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट मुंबई में मेरा हो गया था, वहाँ भी। अच्छा, हो गया था? नहीं गया? मैं गया नहीं वहाँ पे, सिर्फ भीड़ की वजह से कि बॉम्बे में भीड़ कैसी है। अदरवाइज आज भाभा एटॉमिक सेंटर में साइंटिस्ट होते। हाँ, तो वो भी मैंने नहीं ज्वाइन किया। और मेरे 2 दोस्त बैचमेट वहीं पे हैं। अच्छा। लकली वन ऑफ मेरा दोस्त वो एक्सपायर कर गया अभी। और तो फाइनली CDRI से मैंने PhD पूरा कर लिया। CDRI से आपको 5 साल लगे PhD कंप्लीट करने में? 5 साल। तो आपकी शादी PhD में हो गई थी या 2003 में मैंने PhD ज्वाइन किया था। उसी समय मैंने डिसाइड किया था कि 2007 में शादी करेंगे। घर वालों का प्रेशर रहता था कि अब तो शादी कर लो, शादी कर लो। तो मैंने उनको बोल दिया था कि मैं 2007 में शादी करूंगा। ओके, सो किसी ने इंट्रोड्यूस किया विवाह से या किसी अरेंज मैरिज, लव मैरिज? जब मैं ज्ञानपुर में पढ़ता था तो मेरे एक टीचर थे, तो वो मुझे जानते थे। ओके, तो वो मुझे थोड़ा सा पर्सनली अटैच हो गया था उनसे। अटैच हो गया था, वो भी जानते थे कि टॉपर लड़का है, अच्छा लड़का है। तो वो गाजीपुर के ही हैं वो भी। ओह गुड, हमारे जिला से। एक बार हमको फोन आया उनका मेरे पास कि एक लड़की है, MSc किया हुआ है। MSc सुनते ही मेरे जो है थोड़ा कान हाँ, कि वो भी पढ़ने में तेज होगी। तेज तो नहीं, लेकिन एक होता है ना कि अपने फील्ड का कोई है, BSc MSc आर्ट तो उससे अटैचमेंट होता है थोड़ा सा। मतलब शादी को लेकर नहीं, बल्कि एक होता है ना एजुकेशन को लेकर। अच्छा, MSc किया, मतलब जानते हैं। हाँ, घर पे बोला कि आप जाओ देख के आओ। चंडीगढ़ की रहने वाली मेरी वाइफ। और तो गांव में तो जानते एक और समस्या, दूर शादी नहीं होनी चाहिए। हाँ, है ना। सो आई होप शादी के बारे में कभी मौका मिलेगा तो मैं बेस्ट ब्लॉग बनाऊंगा बाद में। तो आपकी तो PhD के मिडिल में ही शादी हो? हाँ, मेरी 2007 में मैंने शादी किया था, 2009 में मेरा पूरा हुआ था। ओके, 2009 में। सो PhD पूरा करने के बाद क्या ऑब्जेक्टिव था कि इंडिया में जॉब करना है या बाहर आना है, ऐसा कुछ वहाँ से कैसे डिसाइड? और जहाँ भी मैं जाता था इंटरव्यू देने पूरे भारतवर्ष में, सब लोग एक ही सवाल कहते थे, CDRI बेस्ड। और वो भी इसलिए कि वहाँ के लोग अमेरिका चले जाते हैं या बाहर चले जाते हैं, उनका जो प्लेसमेंट है 100% बहुत अच्छा रहता है। वहाँ का इंटरनेशनल प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। तो ये चीज मेरे दिमाग में था मेरे कि CDRI से अगर करोगे तो बाहर जाने का चांस मिल जाएगा। ओके, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। अप्लाई किया भी था, एज ए साइंटिस्ट B के लिए मैं कई जगह अप्लाई किया था, मैं कहीं हुआ नहीं मेरा। और लेकिन जो इंटरनेशनल जाने के लिए मैंने अप्लाई किया, मैंने वही CV और कवर लेटर बना के सबको ईमेल करना प्रोफेसर को। हाँ, तो मेरा 3 जगह हुआ था सिलेक्शन। ओके, तीनों अमेरिका में ही है। तीनों अमेरिका में? हाँ, तीनों अमेरिका में। तो एक था लुइसियाना में था, और एक था पेंसिल्वानिया स्टेट यूनिवर्सिटी में, और एक जगह था मेरा टेक्सास में था। सो आपने ज्वाइन किया पेंसिल्वानिया स्टेट यूनिवर्सिटी में। तो आपने वहाँ पे साल भर काम किया? हाँ, 1 साल काम किया था। उसके बाद उसने मुझे निकाल दिया। अच्छा। ओके, जो भी रीजन रहा हो। देन फिर आपने यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड में अप्लाई किया? जॉन हॉपकिंस में। जॉन हॉपकिंस में भी आप काम किए हैं? 1 साल था। ओह, सो 1 साल जॉन हॉपकिंस में काम किए, जहाँ पे इनकी वाइफ और मैं दोनों लोग काम करते हैं। इनकी वाइफ और मैं एक ही कैंपस में काम करते हैं। और फिर इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड में गए।
ओके। तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी मेरीलैंड में मेरा करियर थोड़ा सही शेप में आया। और मेरी जो बॉस थी, जैसे मैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट हूँ, वो जो है बिहेवियरल न्यूरोसाइंस की थी, तो हम दोनों का जो कॉम्बिनेशन था बहुत अच्छा बैठ गया और एक दूसरे को सिनर्जिक हो गया। मतलब सपोर्ट करने लगे कि उसको मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट चाहिए और आपको भी नया नॉलेज चाहिए, तो एक दूसरे को सपोर्ट करके ग्रो होने लगे। बिहेवियरल न्यूरोसाइंस मेरा वीक था और उसका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वीक था। ओके। तो ये हम सबको बहुत बढ़िया बैठ गया और तभी से लेके मैं आज तक उसके साथ हूँ। हाँ, यस। और आपको बता ही चुके हैं कि यहाँ पे इन्होंने फैसिलिटी खोल दिया है और डायरेक्टर हैं उसके, और स्टील बॉस है इनकी जो उसके साथ काम होता है, और इंडिपेंडेंट भी है, तो काफ़ी अच्छा सेटअप हो गया है। एंड आई थिंक यू हैव मोर देन 25 पब्लिकेशन, 30 पब्लिकेशन, पता नहीं कितना। आज व्हाट आई नो फ्रॉम दैट लिंक्डइन और वो, सो अबाउट 25 to 30 अच्छे पब्लिकेशंस हैं एंड स्टिल कमिंग। आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, या तो फाइनेंशियली, या तो उनके पास कभी गाइडेंस नहीं होता है, या अच्छे रिसोर्सेज नहीं है, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? देखिए, मैं तीन चीज़ें मैं बोलना चाहूँगा अगर आपको एजुकेशन को अच्छे से समझना है। नंबर 1 ये है कि जो बच्चा जो पढ़ता है घर में, चाहे किसी भी लेवल का हो, क्लास कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 किसी भी लेवल का हो, उसमें पेरेंट्स, भाई बहन, पड़ोसी का बहुत बढ़िया रोल होता है। ठीक है, तो आप अपने बच्चों को कभी भी किसी भी प्रकार से उसको प्रेशर ना दें, कतई ना दें कि नहीं तुम्हें 70% लाना ही है, तुम्हें 90 लाना ही है, तुम बेकार हो, तुम्हारा 55% ही क्यों आया, है ना। आप कभी भी उसको डीमोटिवेट कभी भी मत कीजिए। जैसे भी है आपका बच्चा है, आप उसको प्यार कीजिए। लाइफ बहुत बड़ी है, 100 साल का है, वो मार्कशीट का जो नंबर होता है वो सिर्फ एक नंबर है और कुछ है नहीं। आप कभी भी उसको जो है प्रेशर ना दें, नंबर 1। नंबर 2, जब आप पढ़ाई करें तो सिर्फ किताबी नॉलेज ही ना रखें, आप अड़ोस पड़ोस के जो भी चीज़ें हैं दुनिया में जो चल रही हैं उसको भी थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि लाइफ का जो मेन चीज़ होता है नौकरी पाना और एक जो संतोषजनक जिंदगी जीना, ये ज़्यादा जरूरी हो। सबका टारगेट यही होता है कि नौकरी मिल जाएगा और फिर पैसा आने लगेगा, शादी हो जाएगी, बच्चे हो, सब लोग यही चाहते हैं। तो अगर आपको एक सेटिस्फैक्टरी लाइफ चाहिए तो इसका मतलब आपको पैसा कमाना है। ठीक है, अगर आप पैसा कमाना है तो कोई जरूरी नहीं कि वो सरकारी नौकरी से ही आए। नंबर 3, मुझे ऐसा लगता है कि जो करियर से संबंधित जो वर्कशॉप होते हैं, है ना, जो हमारी एजुकेशन सिस्टम में है नहीं। ठीक है, जैसे कि मान लो कि अगर आप इंटरमीडिएट कर लिए हो तो इस इंटरमीडिएट के सर्टिफिकेट से आप क्या क्या कर सकते हो ये आपको नहीं पता है, न तो सरकार हमारे गवर्नमेंट को ही पता है। तो लेकिन आजकल बहुत से प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जो करियर वर्कशॉप कराते हैं, और उसमें आप भाग लीजिए कि तो आपको पता चलेगा कि आप और क्या कर, या तो आपके सराउंडिंग में जो भी दोस्त हैं, जैसे गप्पू भैया थे या और भी लोग हैं, उनसे आप ओपनली एडवाइस लीजिए कि मुझे हेल्प करो। कोई आप अगर आप कोर्स कर रहे हो, कोई आप डिप्लोमा ले रहे हो, तो आप उस डिप्लोमा से पास आउट बच्चे कहाँ हैं, ठीक है, आप उसी इंस्टीट्यूट से उनका कांटेक्ट लीजिए, उनका एड्रेस लीजिए, फ़ोन नंबर लीजिए, उनके घर जाइए, उनसे पूछिए आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, तब आपको सही पता चलेगा कि जो आप कर रहे हो उसका सही। दो चीज़ और स्पेसिफिकली पूछना चाहूँगा। फर्स्ट, एक जो पर्सन कोई फाइनेंशियली, अब भी बहुत फाइनेंशियली सिचुएशन से आए हैं जिसमें बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम रही है, कोई बहुत फाइनेंशियली सिचुएशन फेस कर रहा है और डिस्करेज्ड है कि मुझे पैसा नहीं मिल रहा है, ये करने के लिए पैसा रहता तो शायद मैं ये कर लेता, उसको कुछ मोटिवेशन कैसे दे सकते हैं? यहाँ जिसके पास फैसिलिटी नहीं है, जिसके पास रिसोर्सेस नहीं है, आपका सौभाग्य कि आपके पास नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके पास जब फैसिलिटी नहीं होती है तभी आप सीखते हो। अगर आपके पास सब कुछ फैसिलिटी दे दिया जाए तब आप नहीं सीखते हो कि आपके पास वो फैसिलिटी नहीं है, फिर भी आप कर रहे हो। तो ये सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके लिए यही है कि अगर आपके पास गरीब है तो आप सौभाग्य मानो अपने आप को कि आपके पास आप गरीबी का एक आपके पास है कि उसको लड़ने का जज्बा है आपके अंदर। बस वो लड़ने का जज्बा है तो गरीबी और फैसिलिटी है चलिए फाइट बैक। अगर आप उसको ये मत थोपिए कि मैं गरीब हूँ, ये नहीं कर सकता, चाहे पैसा नहीं तो ये नहीं कर सकता। नहीं, मैं कर सकता हूँ, मुझे फाइट करना है। और दूसरा एक चीज़ जानना चाहूँगा कि बहुत बार हम लोग सारी चीज़ें रहते हुए हम लोग डिस्करेज्ड हो जाते हैं। 1-2 एग्जाम दिए, नहीं हो पाया, ये नहीं हो पाया, तो डिप्रेशन में बहुत सारे लड़के आ जाते हैं, चाहे डिस्करेज हो जाते हैं, अरे यार मैं क्या करूं, मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, चाहे ये नहीं है वो नहीं है। तो
वो अपने आप को लड़के कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, थोड़ा कुछ अगर आप देखिए मोटिवेशनल चीजें कैसे कर सकते हैं? क्योंकि मैं पढ़ने में ठीक ठाक था तो लोग हमसे राय मशवरा लेने भी आते थे लोग, तो उनको मैं एक ही चीज समझाता था कि जैसे मान लो कि तुम्हारे पास 3 साल का समय है BSc या BA करके, ठीक है, हमका 3 साल तुम पढ़ाई करो, जिंदगी भर आराम करो, या फिर 3 साल आराम करो, जिंदगी भर परेशान रहो, ठीक है। तो मैं ऐसे समझाता था उनको। सो बहुत ही अच्छी लाइन है, और मैं ये अलग वर्ड में बोल रहे हैं बट मैं भी अपने भाइयों को और सबको बोलता हूँ, वो मेरी लाइफ देखते हैं तो बहुत उनको लगता है कि भैया कितना एंजॉय करते हैं, बट मैंने उस टाइम में एंजॉय नहीं किया है जब पढ़ाई हुई थी, अब एंजॉय करते हैं। तो या तो 3 साल और 4 साल पढ़ाई करो, 40 साल एंजॉय करो। हाँ, पढ़ाई मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं, आप अपना 100% दो, पूरा दिन रात एक कर दो, है ना। जैसे कि मुझे कभी कभी सोचता हूँ कि जैसे ऋषि मुनि लोग होते थे, ऋषि मुनि क्या थे कि वो जंगल में रहते थे, पहली बात तो उनके पास घर नहीं था, उनके पास कपड़े नहीं होते थे, ठीक है, और ठंडी गर्मी, उनके पास AC नहीं था, उनके पास पंखा नहीं था, है ना। और उनको हम आज के डेट में भी जानते हैं, है ना। तो गौतम बुद्ध हो गया, कुछ भी, तो 100% वो अपना देते थे। तो सोचो कि कितने कठिन परिस्थिति में रह के उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है। तो उसका तो हमारे पास घर है, पंखा है, फीस है, किताब कापी है, मोबाइल कैमरा है, सब कुछ है ना। तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो इसका एक थोड़ा सा सोचना चाहिए कि आपके पास बहुत कुछ है। तो चलिए, सो ये ब्लॉग हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, और डॉक्टर रमेश चंद्रा की स्टोरी काफ़ी इंस्पायरिंग है। हम यहाँ पे सारा कवर नहीं कर सकते हैं, हम जस्ट कैरियर वाइज, एजुकेशन वाइज जस्ट कवर किए हैं। अगर आप जानना चाहते हैं इनकी डिटेल पर्सनल स्टोरी, ईच एंड एवरी क्लास में इनकी क्या स्टोरी रही है, तो इनके चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे रहेगा। आप इनके चैनल पे जाके इनकी सारी स्टोरी आप डिटेल में देख सकते हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, लाइक 5-6 स्टोरी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। एंड यस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और भी ऐसी स्टोरी मैं कवर करने वाला हूँ। सो बिग हैंड्स फॉर डॉक्टर रमेश चंद्रा।